हेलो स्टूडेंट्स। अपन फिज़िकल केमिस्ट्री की बीएससी पार्ट फर्स्ट फिज़िकल केमिस्ट्री की जो अपनी यूनिट है सॉलिड स्टेट उसकी स्टडी कर रहे थे। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल है उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट सेल होती है, जैसे सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है। साथ ही अपन ने देखा था कि उसमें जो भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है वो अगर कॉर्नर पे है तो उसका उस यूनिट सेल में कितना पार्ट होगा, फेस पे है तो उस कॉर्नर पे है तो 1/8 होगा, फेस पे होगा तो उसका 1/2 होगा, एज पे होगा तो 1/4 होगा और इन द बॉडी या इनसाइड द सेल होगा उसका 1 होगा। इस तरह से अपने टोटल नंबर ऑफ एवरेज पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल की कैलकुलेशन भी की थी। आज अपन देखेंगे कि जो कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यूनिट सेल की। तो यदि कोई क्यूबिक क्रिस्टल एलिमेंटल स्टेट में है, यानी एक एलिमेंट है जिसकी स्ट्रक्चर क्यूबिक क्रिस्टल जैसी है, तो उसके लिए अपन डेंसिटी D इक्वल टू फॉर्मूला होता है m/v, जहाँ m होगा मास ऑफ द यूनिट सेल और v होगा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जो मास ऑफ द यूनिट सेल होगा वो अपन कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इन पर यूनिट सेल इनटू उसका जो भी मास होगा, एटॉमिक मास होगा वो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होगा। यदि अपन को यूनिट सेल की एज के बारे में पता है तो अपन उसका वॉल्यूम क्यूबिक है, इसलिए क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम है वो एज का क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है एज क्यूब। तो उससे कैलकुलेट करेंगे तो जो क्यूबिक क्रिस्टल का वॉल्यूम होता है वो आता है ए क्यूब, जहाँ ए उसकी एज हो गई क्यूब की। तो इस तरह अपन मास ऑफ द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इनटू 1 एटम का मास, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू 1 एटम का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आ जाएगा, वो आएगा एज का क्यूब। अब जब 1 एटम का मास निकालेंगे तो अपन टोटल 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास, जो उनका मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास होता है वो अपन को ज्ञात होता है। तो अपन उस एटॉमिक मास में अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो वो अपने पास एक एटम का मास आ जाएगा। तो इस एक एटम के मास को अपन m/Na से लिख देंगे। इस तरह से ये D का फॉर्मूला आ जाएगा। ये जो D होगा ये अपनी यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम हो गया उसका मास हो गया ग्राम में, और सेंटीमीटर क्यूब में हो गया उसका इन्वर्स। यहाँ मैंने सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब लिखा है तो वो ऊपर चला गया इसलिए। तो यहाँ Z है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, M है एटॉमिक मास इन ग्राम, A क्यूब है यूनिट सेल का वॉल्यूम और N है एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह यदि कोई क्यूबिक क्रिस्टल आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, ZnS है, तो उसके लिए जो D है उसका फॉर्मूला यही होगा, सिर्फ इनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। यहाँ ए तो वही रहेगा, क्यूब की एज रहेगी, एन अवोगाड्रो नंबर रहेगी, लेकिन जो जेड है वो यहाँ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल थे, और यहाँ पे होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल। यहाँ तो 1 यूनिट सेल के अंदर एटम्स की संख्या थी, जबकि यहाँ 1 यूनिट सेल में जो उस आयनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला मास कितना है। जैसे NaCl है, NaCl का क्रिस्टल है वो टोटली FCC होता है, यानी Na+ भी FCC में होता है और Cl- भी FCC में होता है। तो इस तरह टोटल 4 Na+ होते हैं एक यूनिट सेल में और 4 ही Cl- है, यानी NaCl है उसका फॉर्मूला यूनिट होगी, एक यूनिट सेल में 4 NaCl बनते हैं। तो यहाँ Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरह जो Z है उसकी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर M है वो उसका यहाँ पे एटॉमिक मास था, जबकि यहाँ पे उसका फॉर्मूला मास होगा। क्योंकि अपने आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो NaCl का अपन टोटल मास कैसे निकालेंगे, Na+ का मास और Cl- का मास। तो Na+ का एटॉमिक मास होता है 23, Cl- का होता है 35.5। तो इस तरह से अपन डेंसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो कोई भी क्रिस्टल है उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन से के द्वारा उसकी स्टडी की जाती है। जो क्रिस्टल है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा उसकी आंतरिक संरचना या जो भी इंटरनल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसके बारे में अपन जानकारी ले सकते हैं। तो जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ वो होती है 10⁻⁻8 के ऑर्डर की, और ये जो एक्सरेज है ये क्रिस्टल की सतह के प्रति वैसा ही व्यवहार करती है जैसा अपन यदि किसी समतल दर्पण पे एक लाइट या प्रकाश की किरण पुंज डालते हैं। जैसे अपन समतल दर्पण पे प्रकाश किरण पुंज डालते हैं तो उसका अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है या विवर्तन होता है, जो भी होता है। उसी तरह जो एक्सरेज है वो क्या होंगी, क्रिस्टल की सतह से परावर्तित या विवर्तित होंगी।
तो इसकी स्टडी सर्वप्रथम ब्रेग ने की थी। एक थे WH ब्रेग और एक थे उनके ही पुत्र WL ब्रेग। इन दोनों ने मिलकर एक्सरे विवर्तन द्वारा क्रिस्टल का अध्ययन किया था। इन्होंने ये बताया था कि जो क्रिस्टल्स हैं इसके ये A डैश B डैश और C डैश, ये इसके एक प्लेन है जिन्हें अपन ब्रेग प्लेन या ब्रेग तल भी कहेंगे। इसके ऊपर यदि कोई किरण पुंज आ रही है, ठीक है, ये एक एक्सरे किरण पुंज है PQ, ये यहाँ PQ आएगी तो पहले ये A डैश फेस से टकरा के Q डैश डायरेक्शन में चली जाएगी। उसी तरह ये P कुछ किरण पुंज अंदर वाले फेस B डैश से टकरा के R डैश में चली जाएगी। तो ये जो एक्सरे किरण पुंज है ये क्या करता है, इन क्रिस्टल के जो तल हैं इनसे परावर्तित होता है। ये जो ब्रेग है इसने ब्रेग इक्वेशन दी थी जो लैम्डा और डी यानी एक्सरे वेवलेंथ और क्रिस्टल के तलों के मध्य दूरी के मध्य रिलेशन बताता है। इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टल कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक ऑर्डर में रहते हैं, क्रमबद्ध व्यवस्था में रहते हैं। इसके कारण जो एक्सरेज हैं वो उन कणों से टकरा के परावर्तित हो जाती हैं। माना A डैश B डैश और C डैश है वो क्रिस्टल के जालक तल है जिन्हें अपन ने ब्रेग तल भी कहा है, और इनके मध्य की दूरी है वो क्या D है, यानी सभी तलों के बीच की दूरी है वो D है। जैसे ही अपन ने एक्सरे लैम्डा वेवलेंथ की एक्सरेज इस क्रिस्टल पे डाली, ये क्रिस्टल से Q डैश और R डैश के अंदर परावर्तित हो जाती है यहाँ से, और ये यहाँ से परावर्तित हो जाती है और इस डायरेक्शन में चली जाती है। ये जो Q डैश और R डैश है दोनों पैरेलल हैं। ये पैरेलल होने के कारण जो एंगल अपना PRB, ये वाला जो एंगल है PRB, ये वाला, ठीक है, PRB, ये जो एंगल है वो इक्वल होगा PQA के, ये वाले के, ठीक है। और जो एंगल अपना है Q डैश QA, ये वाला इक्वल होगा R डैश B डैश के, यानी ये जो एंगल है थीटा ये इस नीचे वाले एंगल के थीटा के इक्वल होगा क्योंकि P और R पैरेलल है, Q डैश और R डैश पैरेलल है, और ये जो प्लेन्स हैं ये भी पैरेलल है। तो यदि किसी दो पैरेलल लाइंस को एक त्रियक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो उसकी जो एक साइड के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा थीटा के, इस वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये जो दोनों Q और Q डैश R डैश हैं ये क्या है, दोनों ही पैरेलल हैं, लेकिन इनके मध्य पथ में कुछ अंतर है, यानी इसकी और इसका जो पथांतर है, पाथ डिफरेंस है वो चेंज है। पाथ डिफरेंस कितना होगा Q डैश और R डैश का, देखिए Q डैश है उसके अंदर अपन यहाँ से Q R और ये Y, तो जो अपने ये Q डैश और R डैश है इसके अंदर पार्ट डिफरेंस आ रहा है अपना Q और R का, क्योंकि ये यहाँ से परावर्तित हो रही है और ये इस तल से, तो ये QR है, ये इनका पार्ट डिफरेंस हो गया। इस QR को अपन कैसे निकाल सकते हैं, जो QR होगा वो कैसे निकलेगा, QRY माइनस ये वाला QX, ठीक है। QRY में से यदि अपन ने QX निकाल दिया तो अपने पास QR आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है। इसमें से यदि मैंने इसका और इसका पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो अपन पहले लिखेंगे QR है पार्ट डिफरेंस। इस QR को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास ये एंगल है और ये वाला एंगल है, तो इसके लिए अपन ये जो QRY है इसमें से QX निकाल लेंगे तो अपने पास QR बच जाएगा, क्योंकि QX है वो RY के इक्वल है, और ये जो QX है वो QN के भी इक्वल है, क्योंकि अपन ने इस O पॉइंट से इधर भी परपेंडिकुलर डाला है और इधर भी परपेंडिकुलर डाला है। तो जो QX है उसकी जगह अपन QN पुट कर देंगे। QN पुट करने के बाद अपने पास क्या आया, QRY में से अपन ने QN को घटाया तो अपने पास क्या बच गया, NRY बच गया। और ये जो NRY है ये वाली NR और RY दोनों इक्वल है, तो इस NRY को मैं 2RY भी बोल दूंगी, ठीक है। ये अपने पास पथांतर आ गया टोटल NR प्लस RY या 2RY। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेंगे ORY या फिर ONR। तो मैंने लिया है ORY। इस ORY ट्रायंगल के अंदर ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना
वो है लंब है, परपेंडिकुलर है और ये एक बेस है। तो अपन यहाँ साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रायंगल ROY में साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है वो आता है RY बटे OR, लंब है वो है ये वाला RY और ये आ जाएगा OR इसका ये। तो जो OR है वो अपन को पता है बीच की दूरी D है, तो यहाँ अपन लिख देंगे OR की जगह D लिख दिया और ये साइन थीटा एज इट इज़ रह गया। तो RY इक्वल टू D साइन थीटा। यहाँ अपन ने पथांतर है 2RY, तो ये हो गया 2D साइन थीटा। अब यदि अपन को समपोषी व्यतिकरण करना है तो उसके लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की एक्सरेज कब आएगी, जब इनके मध्य का पथांतर लैम्डा का मल्टीपल हो। लैम्डा का मल्टीपल होने का मतलब एन लैम्डा हो। तो इस 2D साइन थीटा को मैं एन लैम्डा के इक्वल कर दूंगी और ये अपनी ब्रैग इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन से अपन डी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लैम्डा की कैलकुलेशन अपने पास है ही, एक्स रेज है, एन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एन होगा वो उस की ऑर्डर बताएगा, जो अपना ऑर्डर आएगा विवर्तन का उसको बताएगा, डिफ्रैक्शन ऑर्डर। और जो एन की वैल्यू होती है वो जनरली इंटीजर होती है 1 2 3। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पे 1 होती है, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 इसके बीच ही होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ यदि साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे अपन तो डी की अपने पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, यहाँ से डी मिनिमम निकालूंगी तो एन लैम्डा बटे 2 साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैं 1 रखूँगी तो एन लैम्डा अपॉन 2 आ जाएगा। तो डी मिनिमम कितना होगा, एन लैम्डा अपॉन 2। इस इक्वेशन से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के द्वारा अपन दो क्रिस्टल फेसेस हैं, प्लेन हैं, उनके बीच की दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसके बाद का अपना जो लेक्चर है उसके अंदर अपन इन क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियां दी गई है। लाउवे प्रोसेस दिया गया, ब्रेग प्रोसेस दिया गया, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।